नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेट बुलेटिन का, जिसमें हम आपको कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट, इसके अलावा देश और दुनिया की बाकी खबरें और साथ ही साथ मार्केट और कारोबार से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 40 खबरों के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेट बुलेटिन। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। 53 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उनकी मौत की खबर आई। आज ही इरफान को मुंबई में वर्सोवा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें दफनाते वक्त सिर्फ 20 लोग मौजूद थे। कब्रिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। बहुत ही पॉजिटिव और आशावादी व्यक्ति थे और अंत तक उन्होंने पूरी आखिरी सांस तक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। एक जबरदस्त प्रोफेशनल थे। आप ये सोचिए, इस तरह की ट्रीटमेंट से गुजरने के बावजूद वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ न्याय करने की कोशिश करते थे। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर आज हमने खोया है। आज पूरी इंडस्ट्री, मैं कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल भी, जहाँ पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, उनको मिस करेगा। इरफान खान के निधन पर राजनीतिक जगत में भी दुख की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। पीएम ने लिखा कि इरफान खान के निधन से सिनेमा और थिएटर जगत को बड़ी क्षति हुई है। उनके शानदार काम के लिए उन्हें याद किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इरफान खान के निधन पर दुख जाहिर किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा कि इरफान खान के असमय निधन से गहरा दुख हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इरफान के निधन पर दुख जाहिर किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी, इनके अलावा भी तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने, राजनीतिक जगत के तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्हें बेहतरीन अभिनेता बताया। इरफान खान के निधन पर उनके गृह राज्य राजस्थान में भी मातम पसरा हुआ है। इरफान के निधन पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शोक प्रकट किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सीनियर एक्टर बीना काक ने भी इरफान के निधन पर शोक जाहिर किया। एक महान अभिनेता जो इस माटी में पैदा हुए, जिन्होंने थिएटर में अपना नाम कमाया, बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, हॉलीवुड में अपना नाम कमाया और उनकी अभिनय प्रतिभा को सारी दुनिया और देश सलाम करता है। ऐसे महान कलाकार को आज हमने खोया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इरफान खान के इंतकाल पे, उनकी दुखद मृत्यु पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और खिराज अकीदत देना चाहती हूँ। इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड सदमे में है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इरफान खान के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि इरफान खान के गुजरने की खबर परेशान करने वाली और दुखद है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इरफान के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इस वक्त के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे इरफान। अभिनेता अनुपम खेर ने भी निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि वो अपने दोस्त के जाने से टूट गए हैं। उन्होंने लिखा कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे मनोरंजन जगत के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। शाहरुख खान ने भी इरफान को याद किया। उन्होंने लिखा कि आपको हमेशा हम मिस करेंगे। तसल्ली रहेगी कि आप हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। Deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world.
इरफान खान के अचानक चले जाने पर खेल जगत में भी शोक है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा कि अपने शानदार अभिनय से उन्होंने सभी के दिलों को छुआ था, उनकी आत्मा को शांति मिले। विराट के अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि इरफान के अचानक चले जाने से वो हैरान है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खुद कैंसर के मुश्किल दौर से गुजर चुके युवराज सिंह ने भी इरफान को श्रद्धांजलि दी। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों से जुड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इरफान खान के निधन पर दुख जाहिर किया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग से सम्मोहित कर देने वाले इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। उनका जन्म राजस्थान के टोंक में एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ। इरफान बचपन से ही शुद्ध शाकाहारी थे। इरफान अच्छे क्रिकेटर भी थे, लेकिन परिवार ने उन्हें क्रिकेट में करियर बनाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद एक्टिंग को उन्होंने चुना। इरफान ने शुरुआत जयपुर के रविंद्र मंच से की। जयपुर में नाटक की बारीकियां सीखने के बाद वो दिल्ली आए और एनएसडी में अपनी एक्टिंग को और निखारा। फिर वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपने हुनर से दुनिया को दीवाना बना दिया। उनका फिल्मी सफर 1998 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कुल 46 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इरफान ने हॉलीवुड तक को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। हॉलीवुड के एक्टर्स भी इरफान की एक्टिंग के दीवाने थे। ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स भी इरफान के कायल थे। फिल्म इन्फर्नो में इरफान के साथ काम कर चुके टॉम हैंक्स ने एक बार कहा था कि वो एक ऐसे अभिनेता के साथ काम करने जा रहे हैं जिसकी आंखें जादुई हैं। टॉम हैंक्स ने कहा था कि इरफान को कोई डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें ही सब कुछ बोल देती हैं। टॉम हैंक्स ने खुद ही यह माना था कि उन्हें इरफान की पर्सनैलिटी से जलन होती है। इरफान ने द नेमसेक, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक नाम कमाने वाले इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। उन्होंने चाणक्य, भारत एक खोज, स्वाभिमान, चंद्रकांता जैसे कई कामयाब सीरियल्स में काम किया। इरफान का जी मीडिया के साथ भी नाता रहा। इरफान ने देश के अंडरवर्ल्ड पर बनी जी न्यूज की स्पेशल सीरीज डॉन के कई एपिसोड्स की एंकरिंग भी की थी। इरफान जी न्यूज पर दिखाई गई कई स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज के एंकर भी रहे। इरफान ने हासिल, मकबूल, लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, पीकू जैसी हिंदी मीडियम जैसी कई सफल फिल्में की। वो आखिरी बार फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आए। इस फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने से पहले इरफान ने अंग्रेजी मीडियम की टीम के साथ वीडियो चैट की थी। उन्होंने वीडियो चैट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर 8 अप्रैल को शेयर किया था। इस स्क्रीनशॉट में राधिका मदान, रणवीर शौरी, कीकू शारदा, पंकज त्रिपाठी और दीपक डोबरियाल जैसे सितारे नजर आए। लेकिन इस वीडियो कॉल में इरफान का सिर्फ नाम शो हो रहा था, उनकी फोटो स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रही थी। इरफान खान को अपनी फिल्मी करियर में कई बार पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले हासिल फिल्म के लिए इरफान को 2004 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिर 2008 में लाइफ इन अ मेट्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2011 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2013 में पान सिंह तोमर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का भी फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 2018 में मिला। एक बार फिर से उन्हें हिंदी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। शेयर बाजार में तेजी जारी है। बाजार आज लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। अप्रैल वादा की एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी खरीदारी हुई। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी 0.25% की ज्यादा तेजी के साथ बंद हुए। बाजार की आज 13 मार्च के बाद के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग हुई। मेटल, आईटी, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने आज बाजार में जोश भरने का काम किया। एचडीएफसी में 6.5% और एचडीएफसी बैंक में 4% की तेजी दिखी। मार्च के निचले स्तरों से निफ्टी में 2000 अंकों की और सेंसेक्स में 6500 अंकों का सुधार हो चुका है। मूडीज ने कैलेंडर साल 2020 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया है। कोरोना संकट शुरू होने के बाद मार्च में मूडीज ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2.5%
जताया था। मूडीज ने 2021 के लिए ग्रोथ अनुमान 6.2 रहने की संभावना जताई है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक नाम की रिपोर्ट में मूडीज ने G20 देशों का ग्रोथ अनुमान नेगेटिव में रहने की आशंका जाहिर की है। देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओज ने अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रचंड आशंका से सरकार को आगाह किया है। कंपनियों के आला अधिकारियों का कहना है कि कोरोना का कोई पुख्ता इलाज अब तक सामने नहीं आने से कंपनियों को बदले परिवेश में काम करने के लिए तैयार रहना होगा। देश में लॉकडाउन के चलते पिछले 1 महीने में इकॉनमी थम गई है। लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लगी हुई है। महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि आर्थिक रफ्तार को गति देने के लिए पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन हटाना चाहिए। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि सरकार ही जीवन और कारोबार की जरूरत के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है। लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइसजेट ने अपने पायलटों को अप्रैल और मई महीने की सैलरी नहीं देने का फैसला किया है। इस बारे में एयरलाइंस ने सभी पायलटों को ईमेल भेजकर जानकारी दी है। इस मेल के बाद एयरलाइंस के पायलटों की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें मार्च महीने में भी पूरा वेतन नहीं मिला। जो पायलट कार्गो उड़ानों का संचालन कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक आवर फ्लॉन के हिसाब से वेतन मिलेगा। ब्लॉक आवर फ्लॉन का मतलब है कि पायलट जितनी देर विमान उड़ाएंगे बस उसी दौरान का उन्हें वेतन मिलेगा। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया है। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका है जब बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। सरकार ने घाटे में चल रही एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को विज्ञापन दिया था। इसके बाद 17 मार्च तक बोलियां मंगाई गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया था। एयर इंडिया पर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है। कोरोना पर काबू पाने और उसके असर से इकॉनमी को बाहर निकालने के लिए सरकार काफ़ी फंड की ज़रूरत सरकार को होगी। ऐसे में सरकार अब डिफेंस बजट में कटौती की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डिफेंस बजट में कम से कम 20% की और अधिकतम 40% की कटौती की जा सकती है। सरकार अगर डिफेंस बजट में 20% की कटौती करती है तो सरकारी खजाने में 40,000 करोड़ रुपए जुटेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष का कुल डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ रुपए का है। कोरोना से जंग के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए $1.5 अरब का पैकेज मंजूर किया है। एडीबी कुछ खास सेक्टर्स को और मदद देने के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है। एडीबी देश के प्राइवेट सेक्टर से भी मदद के लिए संपर्क कर रहा है ताकि ज़रूरत के मुताबिक उस सेक्टर को भी मदद दी जा सके। इस पैकेज से कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी कदमों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि इससे फाइनेंस मिनिस्ट्री को और तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और पूरी सरकार है उनको महामारी पर काबू पाने, इससे बचाव के अलावा गरीबों और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को सामाजिक सुरक्षा देने में मदद मिलेगी। इसी महीने वर्ल्ड बैंक ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए $1 अरब का पैकेज दिया था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की छूट को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ये समय सीमा 30 अप्रैल को खत्म हो रही थी। सरकार के मुताबिक फिलहाल आईटी सेक्टर के 85% कर्मचारी ही घर से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक घर से काम सही तरीके से हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट कंपनियों को दी गई है जिससे उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़े। टावर एंड इंफ्रा प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बीएसएनएल को बकाया चुकाने के लिए चिट्ठी लिखी है। टाइपा के आंकड़ों के मुताबिक बीएसएनएल को 1,449 करोड़ रुपए चुकाने हैं। एसोसिएशन ने पिछले 3 महीने में चौथी बार बीएसएनएल को चिट्ठी लिखी है। टाइपा का कहना है कि बीएसएनएल टावर साइटों के बिजली बिलों के भुगतान, मेंटेनेंस खर्चों को लेकर दिक्कतें उसको हो रही हैं। एसोसिएशन ने एक चिट्ठी टेलीकॉम सचिव को भी लिखी है और जल्द ही बीएसएनएल से बकाये को वापस दिलाने में मदद की मांग की है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े स्मॉल और मीडियम स्तर से लॉजिस्टिक्स कारोबारियों की मदद के लिए विशेष कोष का ऐलान किया है। ये कारोबारी करीब पूरी तरह से अमेज़न से होने वाली बिक्री पर निर्भर करते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन की वजह से ऐसी कंपनियां वित्तीय तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ये छोटे स्तर पर डिलीवरी और लॉजिस्टिक सेवाएं देने वाले उसके सहायकों और चुनिंदा मालवाहक सहायकों को मदद करेगा। साथ ही उनकी नकदी की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद वो दोबारा काम शुरू
कर सकें। देश में कोरोना संक्रमण के ताजे आंकड़े आ चुके हैं। इसके मुताबिक अब 31,332 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,696 मरीज ठीक हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1897 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि लगभग 1900, जबकि 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 73 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से 827 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद रिकवरी रेट भी 24.56% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत की तुलना में 80% ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन देशों में भारत से 200 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 3,314 हो गए हैं, जबकि 1,078 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कई दिनों बाद भी मौत के आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली में कोरोना से 54 लोगों की मौत हुई है। सुकून वाली बात यह है कि अब तक, जैसा हमने आपको बताया, 1,078 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,318 पहुंच गई है। 400 लोगों की मौत हुई है। 1,388 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,169 हो गई है। कोरोना से मुंबई में 244 लोगों की जान गई है। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,000 से ज्यादा है। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 मामले सामने आए हैं। 4 की मौत हुई है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी बाजार में 11 व्यापारी कोरोना से संक्रमित हो गए। इसके चलते आजादपुर की कई दुकानों को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में भी 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 14 दिन तक एपीएमसी मार्केट को बंद करने के लिए चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से हालात बिगड़ने पर उससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को प्रामाणिक न माना जाए। अभी इस पर ट्रायल जारी है। लॉकडाउन के चलते देश के कई जो लोग दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, छात्र हैं। अब गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। पंजाब में लॉकडाउन 2 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खुद लॉकडाउन बढ़ाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने पंजाब में कर्फ्यू में 4 घंटे के लिए ढील देने की घोषणा भी की। अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पंजाब में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने अपने सभी बॉर्डर 3 मई तक के लिए सील कर दिए हैं। इस दौरान दिल्ली, यूपी समेत अन्य जिलों से आने वाले डॉक्टर्स व बैंक कर्मियों को आज दोपहर तक की फरीदाबाद में दाखिल होने की छूट है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, बैंक कर्मियों को आज सिर्फ दोपहर 12 बजे तक की फरीदाबाद में एंट्री पर छूट दी गई है। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार से जारी पास दिखाना जरूरी होगा। साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग अगर दिल्ली में नौकरी करते हैं तो उन्हें वहीं रुकने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को फोन किया था। ऐसे में मंगलवार को जब बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या की खबर आई तो उद्धव ठाकरे ने मौका मिलते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हिसाब चुकता कर लिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फोन कर घटना पर चिंता जताई और घटना का राजनीतिकरण न किए जाने की बात कही। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसकी जानकारी दी। राउत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 पुजारियों की हत्या को महाराष्ट्र के पालघर की घटना की तरह सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संस्थानों पर
NEET लागू करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी अल्पसंख्यक संस्थानों में भी नीट लागू होगा। नीट के जरिए ही MBBS, MD, BDS और MDS कोर्स में दाखिला होगा। हालांकि निजी माइनॉरिटी संस्थानों ने नीट को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी माइनॉरिटी संस्थानों के दावे को खारिज कर दिया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के बाकी बचे एग्जाम को करवाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के चलते अंदाजा लगाया जा रहा था कि बचे हुए एग्जाम नहीं होंगे और दी जा चुकी परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अब CBSE ने साफ कर दिया है कि सभी बचे हुए 29 सब्जेक्ट्स के पेपर करवाए जाएंगे और छात्रों को इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी। राजस्थान में आज कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। यहाँ जयपुर में सबसे ज्यादा 5 केस मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2393 पहुंच गई है, जबकि अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में भी 2387 मरीज सामने आ चुके हैं। 120 ने दम तोड़ा है, 377 ठीक भी हुए हैं। कोरोना का प्रकोप इंदौर में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 94 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 1446 हो गई है। जबलपुर में संक्रमित नाई से शेविंग कराने वाले 5 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2053 तक पहुंच गई है। अब तक 34 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। 462 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश भी जारी किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच मजदूरों को लाने और ले जाने के संबंध में समझौता हो गया है, जिसके मुताबिक दोनों ही राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगी। प्रदेश के मजदूरों को झांसी, प्रयागराज के मुख्य बस स्टैंड पर लाया जाएगा, जहां से दोनों ही राज्य अपने अपने मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाएंगे। खास बात यह कि मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। ये व्यवस्था 30 अप्रैल से लागू होगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हमले के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कल लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर हावड़ा के टिकिया पार में भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद कई अफसर घायल हो गए। बाद में भीड़ पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक वो लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोग नहीं माने। पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस को कार्रवाई में भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। रामपुर के टांडा थाने इलाके में दढ़ियाल में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस प्रशासन की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब बीती रात पुलिस टीम ने बाइक सवार 2 लोगों को रोका। इस पर गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। बाइक सवार लोगों को लोग छुड़ा ले गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर की टीम 9 एक मिसाल बन चुकी है। ये टीम सुबह सुबह अपने वार्ड में सफाई का काम पूरा होने के बाद कोरोना महामारी में निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराने का काम करती है। वार्ड 9 के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर ये टीम बनाई है। 5 लोगों के साथ शुरू हुई ये टीम अब 200 लोगों की टीम बन गई है। इनमें गृहिणियों से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र छात्राएं सब शामिल हैं। उज्जैन में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूलने का पहला मामला सामने आया है। उज्जैन नगर निगम ने सार्वजनिक जगह पर थूकने वाले एक व्यक्ति से 1000 रुपए का जुर्माना लिया। मामला उज्जैन के मोहन नगर का है। कर्फ्यू का उल्लंघन और थूकने के आरोप में जुर्माना वसूला गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 दिन पहले ही सड़क या सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपए के जुर्माना का आदेश दिया है। हमीरपुर में लॉकडाउन के बीच अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन को साइकिल पर बैठाकर 90 किलोमीटर लंबा सफर तय किया और फिर परिवार वालों ने उसकी शादी विधि विधान के साथ मंदिर में करवा दी। पहले दुल्हन की विदाई और फिर साल में शादी। परिजनों का कहना है कलकू प्रजापति की शादी 27 अप्रैल को महोबा की रिंकी से तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बारात के समय शादी की इजाजत नहीं मिली तो दूल्हा साइकिल से ही महोबा पहुंच गया और दुल्हन को विदा कर घर ले आया। इसके बाद मंदिर में दोनों की शादी कराई गई।
कश्मीर के रैनावारी इलाके में कोरोना की वजह से मरने वाली महिला को दफनाकर पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की। लॉकडाउन की वजह से महिला के रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ पाए थे, जिसके बाद पुलिस ने महिला को दफनाने का फैसला किया। पुणे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिसिन और भोजन के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीज को दवा और खाना देने के लिए रोबोटिक ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अस्पताल प्रशासन ने रोबोट इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे मेडिकल स्टाफ को संक्रमण का खतरा कम होगा। तो इसी के साथ बुलेटिन में आज बस इतना ही। इजाजत दें, आप अपना ख्याल रखें और देश और दुनिया और कोरोना अपडेट्स के लिए, मार्केट अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।